हाँ दोस्तों, नए सीजीआई के शपथ के कुछ ही देरी के बाद विवाद में जस्टिस सूर्यकांत। पूर्व सीजीआई गवई ने दे दी नसीहत, पहले ही फैसले में क्यों फंसे जस्टिस सूर्यकांत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नए सीजीआई के तौर पर शपथ लेते ही जस्टिस सूर्यकांत विवादों में आ गए, और आखिर पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने जाते जाते मौजूदा वक्त के नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को कौन सा आईना दिखा दिया। आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत तो चंद्रचूड़ के रास्ते पे चल पड़े हैं, जिन चंद्रचूड़ के फैसलों को लेकर के उनके रिटायर होने के बाद में इतने सवाल उनके बयानों के बाद से उठे कि मानो उन्होंने एक तरफा सत्ता पक्ष के लिए दिया हो। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, भारत को नया चीफ जस्टिस मिला, यानी कि अगले 15 महीनों तक, यानी कि 2027 फरवरी के महीनों तक आप देखेंगे जस्टिस सूर्यकांत को बीआर गवई की जगह नए चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यकाल संभालते हुए। मगर उससे पहले शपथ होते ही विवादों में जिस तरीके से आए, जिस तरीके से ये खबरें तैरने लगी कि आखिर चंद्रचूड़ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन सी मुलाकात और कौन सी भेंट अधूरी थी जो शपथ के बाद इनकी होनी जरूरी थी, शपथ कार्यक्रम में होने के बावजूद। आखिर क्यों ये खबरें तैरती हैं और ये खबरें क्यों तैरती हुई आई कि मोदी और शाह से स्पेशल मीटिंग की है जस्टिस सूर्यकांत ने। तो क्या जस्टिस सूर्यकांत, जो कि आने वाले 15 महीनों के लिए भारत के चीफ जस्टिस हैं, उनके फैसलों पर कोई और कुछ वैसा प्रभाव दिखेगा? आखिर चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए थे और उसके बाद जब वो रिटायर हुए, उनको जिस चीज का इनाम मिला, और फिर बाद में हाल के दिनों में जिस तरीके से उनको कुछ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज आए और उन्होंने अपने ही बारे में जो पोल खोल दी, आगे आने वाले दिनों में बड़ी इनाम की चाहत में सरकार के जरिए, तो क्या अब जस्टिस सूर्यकांत की शुरुआत के पहले ही दिन से उनको लेकर पूरे देश के अंदर एक तरह की भ्रम की स्थिति हो गई कि इनके फैसले किसी के लिए फेवरेबल हो सकते हैं और किसी के लिए क्या सत्ता पक्ष के लिए? दोस्तों, क्या वाकई ऐसा? आपको विस्तार से बताते हैं। मगर इससे पहले शपथ में क्या कुछ हुआ, शपथ ग्रहण के बाद में कौन सी खास चीज आई, एक एक कड़ियों को आपको जोड़ करके आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद पहले ही फैसले में जो बातें इन्होंने कही, कैसा विवाद उस पर हो गया। दोस्तों, सबसे पहले इनको आईना दिखाया जस्टिस बीआर गवई ने, जो कि अब फॉर्मर चीफ जस्टिस है। शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीजीआई ने अपनी ऑफिशियल गाड़ी को वहीं छोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन के पार ही, और दूसरी गाड़ी से वो निकल आए। जाहिर तौर पर सारी सुविधाएं होती हैं, सारी सुविधाओं को त्याग दिया उन्होंने एक तरीके से, जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है, क्योंकि नए चीफ जस्टिस की शपथ लेते ही उन्होंने मिलने वाली विशेष सुविधाओं को जिस तरीके से छोड़ा, जाहिर तौर पर वो अपने आप में बड़ी बात है। पूर्व सीजीआई को ऐसा ही करना एक तरीके से नए सीजीआई सूर्यकांत के लिए एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी जस्टिस बीआर गवई ने, जिसका पालन जस्टिस सूर्यकांत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बहुत मुश्किल टास्क दे दिया। क्योंकि दोस्तों, नए सीजीआई सूर्यकांत के बारे में एक धड़े में मशहूर है कि वो मोदी शाह के काफी प्रभावित रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में शपथ ग्रहण के बाद में क्या वाकई उनकी मोदी शाह से मुलाकात हुई है? और अगर मुलाकात हुई है तो किस बात को लेकर के हुई है? ऐसी खबरें तैर रही हैं। अब दोस्तों, जबकि सीजीआई का पद छोड़ने वाले जस्टिस गवई ने तो सीजीआई बनते ही ऐलान कर दिया उस वक्त कि जब वो रिटायरमेंट होंगे कोई पद कोई सुविधा नहीं लेंगे। गवई केजी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित समाज से आने वाले जस्टिस थे। अपने अंतिम कार्य दिवस पर मिले सम्मान से अभिभूत जस्टिस गवई ने कहा कि वो एक वकील न्यायाधीश के रूप में 4 दशकों की यात्रा पूरी करने के बाद पूर्ण संतुष्टि की भावना के साथ इस पद को छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि न्यायिक व्यवस्था और बेहतर करेगी। जाहिर तौर पर उनका सीधा संदेश नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के लिए था। आपको याद होगा, करीब 6-8 महीने पहले इसी सुप्रीम कोर्ट से एक जस्टिस रिटायर हुई थी। उनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि एक परंपरा रही है ऐसे लोगों को फेयरवेल देने की, उनको फेयरवेल नहीं दिया था।
क्योंकि उनके बारे में यह ठप्पा था कि वो सरकार से जुड़े हुए मामले जो उनके यहां आते हैं उसके बारे में लोग पहले से बोल देते थे ये तो सत्ता पक्ष में फैसला देंगी। दोस्तों, एक तरफ सीजीआई के पद छोड़ते जस्टिस गवई ने नए सीजीआई के लिए एक लेगेसी छोड़ी ताकि नए सीजीआई उसका पालन करें, मगर सीजीआई बनते ही सूर्यकांत को लेकर एक तैर रही खबर जिसको मैंने आपको बताया, उसको लेकर मोदी शाह से मुलाकात की, उसको लेकर के काफी अटकलें हैं। जाहिर है ऐसी खबरों से विवाद पड़ता है, सवाल उठते हैं, तो स्वाभाविक है सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ राहुल का नए सीजीआई की शपथ में ना जाने का और उसके पीछे का कारण शायद अपने आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत पूरे देश में एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे हैं और जिसके 26 नवंबर को यह मामला आने वाला है। इस बीच आपको बताएं कि सीजीआई बनते ही उनका पहला कदम इस समय चर्चा का विषय बन गया। जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजेस की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्ट के तौर तरीकों पर सख्त नाराजगी भी जाहिर कर दी। इस बात पर गौर जताया कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन से उसे लिस्ट करने का तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं हो सकता है। वो कहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दोस्तों, जिस अंदाज में जिस तरीके से 24 नवंबर को सीजीआई गवई के रिटायरमेंट और नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर जिस तरीके से बीआर गवई के जरिए एक लेगेसी का छोड़ा जाना, एक आईना दिखाना, एक नई तरीके की उम्मीद का बोझ डालना और इस बीच में सूर्यकांत की मुलाकात मोदी शाह से होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपने खूब सुना और देखा होगा कि राहुल गांधी उस कार्यक्रम में, शपथ कार्यक्रम में नहीं गए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो उस मीटिंग में भी गए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। मोदी शाह ने उसे हटा दिया, चीफ जस्टिस की जगह मोदी ने अमित शाह को रख लिया। राहुल गांधी वहां गए, डिसेंट नोट फाइल करके आ गए, क्योंकि उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में कहा ऐसा जा रहा है, बहुत सारे राजनीतिक जानकार, कानूनी जानकार इस बात को कह रहे हैं कि साहब ठप्पा इन पर एक ऐसा है जिस ठप्पे से उनको आजाद कराना खुद को जस्टिस सूर्यकांत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही होगी। और उस पर सोने पर सुहागा उन्होंने ये कर दिया कि मोदी शाह से अलग से मुलाकात कर ली। कौन है ये जस्टिस सूर्यकांत? जल्दी से पहले उनके कुछ फैसलों के बारे में आपको बता देते हैं, कुछ चर्चित फैसलों के बारे में। कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। संवैधानिक, मानवाधिकार, प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को लेकर कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसले शामिल हैं। बड़े फैसलों को में देखें तो आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। इन्होंने बल से बरकरार रखा था। और इनके कुछ और अहम फैसलों की बात करें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे जिसने 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरीके से साफ करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित कर रखा था। निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई एफआईआर दर्ज न हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 7 जजों के बेंच में शामिल थे जिसमें 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। इन्होंने वो फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो सकता है। आपने देखा कि पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा थी। गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया था। वो कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती। बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई, बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई भी की। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख लोगों के नाम की डिटेल सार्वजनिक की जाए। तो दोस्तों, नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत अब जो इसके साथ साथ में जो दूसरी जिम्मेदारी होगी, 5 मेंबर वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड भी होंगे।
5 मेंबर वाला कॉलेजियम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनता है, हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर पर फैसला करता है। सीजेआई कांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एमएस सुंदरेश शामिल होंगे। 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम में जो कि हाई कोर्ट के जजों को चुनता है, सीजेआई और जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना होंगे। भले ही जस्टिस सूर्यकांत का सीजेआई के तौर पर लगभग 15 महीने का कार्यकाल है, कॉलेजियम में सिर्फ एक बदलाव होगा जब जस्टिस माहेश्वरी 28 जून 2026 को रिटायर होंगे और जस्टिस सूर्यकांत के रिटायर होने के बाद जस्टिस जेपी पारदीवाला कॉलेजियम में शामिल होंगे। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि भले ही एक धड़ा यह कहता हो कि सत्ता पक्ष से काफी प्रभावित रहे, खासतौर पर 2014 के बाद से, लेकिन इनके बारे में यह भी मशहूर है कि बहुत सीधे सिंपल हरियाणा के रहने वाले, और कैसे पहली बार इन्होंने अपने जीवन में शहर तब देखा जब 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए बाहर गए। 1987 में जींद की सविता नाम की महिला से शादी के मौके पर इन्होंने साफ कहा था कि दहेज के नाम पर एक चम्मच नहीं चाहिए। इनके पिता जो कि शास्त्रीय संस्कृत के शिक्षक, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बड़े भाई ऋषिकांत सेवानिवृत्त शिक्षक, दूसरे भाई शिवकांत डॉक्टर, तीसरे देवकांत आईटी से रिटायर्ड हैं। जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल के बारे में आपको बताएं कि 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, करीब 15 महीने का, जैसा मैंने आपको बताया। मगर जिस तौर पर 24 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के पूर्व सीजेआई गवाही के जरिए आईना दिखाने से लेकर के मोदी और शाह से मुलाकात को लेकर के और इनके शपथ समारोह का बॉयकॉट या एक तरीके से दूरी बनाना राहुल गांधी का, ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि आने वाले 15 महीने किस तौर पर, किस अंदाज में रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।